के पास एक समंदर था। उस शहर में कुछ मछुआरे रहा करते थे जो मछलियाँ पकड़कर और उन्हें बेचकर अपना घर चलाया करते थे। उसमें एक होशियार मछुआरा था जिसका नाम ओमकार था। वो इतना होशियार था कि वो सस्ती मछली भी महंगे दामों में बेचा करता था। उसी का एक दोस्त था प्रदीप, जो बेहद मासूम और शांत स्वभाव का था। उसकी मासूमियत का फायदा उठाने लगे। एक दिन प्रदीप चाय की दुकान पर खड़ा था। क्यों बे, यहाँ कब तक चाय पिएगा? मछली नहीं पकड़नी? मछली पकड़नी तो है, लेकिन अच्छी मछलियाँ गहरे समुद्र में जाकर ही मिलती हैं और वहाँ पर भी कुछ मछुआरों का कब्जा है। तो हम कहाँ पर जाएं? अरे तुम तो हमेशा आलस और निठल्लेपन की बातें करते हो। आज चलो मेरे साथ, हम दोनों दोस्त मछलियाँ पकड़कर घर ले आएंगे। और दोनों दोस्त मछलियाँ पकड़ने समंदर में जाते हैं। बेहद बड़ी बड़ी लहरें चल रही होती हैं। तभी समंदर में तूफान आने के संकेत होते हैं। जैसे ही ओमकार और प्रदीप समंदर के अंदर पहुंचते हैं, वहां उन्हें भयानक शक्ल वाले मछुआरे मिल जाते हैं। अरे ये देखो, उधर से दो और मछुआरे आ रहे हैं। लगता है इन्हें भी मछलियाँ पकड़नी हैं, तभी ये इतने गहरे समुंदर में यहाँ पर आ गए हैं। हमें इन्हें यहाँ से भगाना होगा, वरना ये दोनों ही हमारी मछलियाँ ले जाएंगे। तुमने ठीक कहा, रुको अभी इन्हें मजा चखाते हैं। प्रदीप और ओमकार ने जैसे उन दोनों मछुआरों को अपने पास आते हुए देखा, ओमकार समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्यों, तुम दोनों यहाँ मछलियाँ पकड़ने आए हो तो क्या हम समुंदर में घास छीलेंगे? नहीं नहीं भाई, घास क्यों छीलोगे? इतना बड़ा समंदर है, मछलियाँ ही पकड़ लेना। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी, जानते नहीं हो कौन है हम? ये पूरा समंदर हमारा इलाका है। ओमकार ने यहाँ बुद्धिमानी के साथ जवाब दिया और कहा, अरे आप दोनों तो गुस्सा हो रहे हैं, ये तो कुछ भी बोलता रहता है। हम जितनी भी मछलियाँ पकड़ेंगे उसकी आधी आपको दे देंगे। इससे आप भी खुश और हम भी खुश। तुम हमें समझदार लगते हो। चलो, तुम्हारी समझदारी के कारण हम तुम्हें अपने साथ रख लेंगे। किन इस लड़के को भगाओ यहाँ से, वरना इसकी नाव तोड़कर हम इसे समुंदर में कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उन मछुआरों की बात सुनकर ओमकार खुश हो गया। उन मछुआरों ने ओमकार को मछली पकड़ने की इजाजत दे दी। चलो जाओ तुम यहाँ से, वरना तुम्हारी वजह से ये मुझे भी मछलियाँ पकड़ने नहीं देंगे। चले जाओ यहाँ से। अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मछली कहाँ से पकड़ूंगा? मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। जाओ किनारे की तरफ जाकर पकड़ो और वहीं पर रहना। प्रदीप वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। वहाँ जाकर उसे बेहद मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 4 ही मछलियाँ मिलती हैं। वो चारों मछलियों को लेकर वो बाजार में बेचने चला जाता है। वहीं वो बाजार में ओमकार को देखकर हैरान रह जाता है। वो देखता है कि ओमकार के पास बेहद सारी मछलियाँ हैं। तुमने इतनी सारी मछलियाँ पकड़ ली? मुझे तो बस 4 ही मिली। आज इसी से गुजारा करना होगा। खैर, मेरी तो बात ही कुछ और है। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। उस दिन उन चारों मछलियों को बेचकर प्रदीप घर जाकर सो जाता है। अगले दिन फिर प्रदीप अपना जाल लेकर गहरे पानी में मछलियाँ पकड़ने चला जाता है। उस दिन समंदर में तूफान आया और जोर से बारिश होने लगी। ज्यादा तूफान और जोखिम की वजह से समुद्र पूरी तरह खाली था, लेकिन अपने परिवार को पालने के लिए प्रदीप मुसीबत मोल ले लेता है। अगर मैंने आज भी मछली नहीं पकड़ी तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे भी करके आज मछलियाँ पकड़नी है मुझे। गहरे समुद्र में जाने पर बेहद जोर से तूफान उसकी तरफ आने लगा और देखते ही देखते तूफान ने प्रदीप की नाव को अपने कब्जे में ले लिया। लगता है मेरी नाव पलट जाएगी। हे भगवान, हे भगवान। समुद्र की तूफान खत्म हो जाने के बाद जब प्रदीप की आंखें खुली तो वो हैरान रह गया। उसने देखा कि वो किसी अलग दुनिया में ही है। पूरा समंदर उसे शहद का दिखाई दे रहा है और उसमें मोटी मोटी मछलियाँ तैर रही हैं। ये मेरे साथ क्या हो गया? कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? मेरी नाव कहाँ है?
प्रदीप अपनी नाव के पास जाता है और समंदर से बेहद सारी मोटी और तंदुरुस्त मछलियाँ पकड़ लेता है। यहाँ तो खूब सारी मछलियाँ हैं और सभी मछलियाँ बड़ी बड़ी और एकदम तंदुरुस्त। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। प्रदीप सारी मछलियाँ लेकर बाजार में बेचने जाता है। वहीं उसे ओमकार नजर आता है जिसकी टोकरी में सिर्फ 4 ही मछलियाँ होती है और प्रदीप की टोकरी पूरी मछलियों से भरी होती है। ताजा ताजा मछलियाँ, सस्ते में मछलियाँ। हाँ, और ये वाली कितने की दी? और ये कितने की है? अच्छा। कुछ ही मिनट में प्रदीप अपनी सारी मछलियाँ बेच देता है। ओमकार को ये बात हजम नहीं होती, लेकिन कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। प्रदीप हमेशा मीठे समंदर में जाता है और मछलियाँ पकड़कर बेचता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए। ओमकार ने एक दिन जलन के मारे समंदर में प्रदीप का पीछा किया। प्रदीप रोज की तरह मीठे समंदर में जा ही रहा था कि तभी तूफान आ गया। ये देखते ही ओमकार की आंखें फटी की फटी रह गई। प्रदीप को तूफान में जाता देख ओमकार भी उसी तूफान में चला गया। कुछ ही देर में दोनों मीठे समंदर में पहुंच गए। अच्छा, तो ये है तुम्हारे ज्यादा मछली पकड़ने का राज। यहाँ से तुम अमीर हो रहे हो और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तुम यहाँ कैसे? चले जाओ यहाँ से। इस समंदर को मैंने ढूंढा है। चले जाओ और एक भी मछली छूना मत। अरे बेवकूफ, तुम मछलियों के पीछे पड़े हो। यहाँ देखो, इतने सारे शहद और मीठे शक्कर के पत्थर पड़े हैं। अगर मैं इन्हें बाजार में बेचूंगा तो माला माल हो जाऊंगा। क्या मतलब? जरा ध्यान से देखो। इस जगह तुम्हें जो भी चीज नजर आ रही है, ये सारे ज्यादा मछली से महंगे और खूब सारे हैं। अगर मैं इन्हें एक बार में ले जाकर बाजार में बेच दूं, सारी जिंदगी मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तुम लालच कर रहे हो। मछलियों से हमारा व्यापार अच्छा चल जाता है। खामखा हम इतना लालच क्यों करें? तुम चुप रहो और अपना काम करो। प्रदीप की एक ना सुनकर ओमकार शहद और सारी चीजें लूटने लगता है कि उतने में ही वहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती है और उसे शहद और मीठे समंदर को लूटता देख उसे काटने लगती है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, हे भगवान बचाओ, अरे बचाओ। प्रदीप उसी समय एक दरख्त के ओट में चला जाता है और ओमकार को देखकर हंसने लगता है। लो, ये लो लालच का नतीजा। मिल गया ना प्रसाद तुम्हें, और बनो अमीर। इसी तरह मीठे समंदर से मछलियाँ पकड़कर प्रदीप मछलियाँ बेचकर अमीर हो जाता है और ओमकार को उसके लालच की सजा मिल गई थी और प्रदीप और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। गाँव में आज भी लोग खेती बाड़ी पर अपना जिंदगी बिताते थे। रोजी रोटी का और कोई रास्ता नहीं था, पर जैसे जैसे इनके गांव में लोगों की तादाद बढ़ती गई, वैसे वैसे खेत भी कम पड़ते जा रहे हैं। जिस मुश्किल का हल निकालने के लिए मुखिया सभी गांव वालों को पंचायत में बुलाते हैं। वैसे तो हर बात पंचायत किसी के आपस के मामले सुलझाने के लिए बैठाई जाती है, पर इस बार यहाँ पर जिस मसले का हल ढूंढना है वो हम सभी गांव वालों की मुसीबत बन चुकी है। हम सभी की मुसीबत, पर हम किसानों को तो कोई भी मुसीबत नहीं है। अच्छा, क्या तुम्हारे खेतों में उगने वाला अनाज तुम्हारे पूरे परिवार के लिए पूरा हो जाता है क्या? नहीं होता मालिक। हमारे घर में 4 लोग थे, पर जब से दोनों बेटों का निकाह हुआ है और बच्चे हुए हैं, खाने पीने की बहुत कमी हो गई है। पर क्या ये मुसीबत नहीं है? पर क्या ऐसी मुसीबत सभी के घरों में नहीं है? जरूर है मालिक। मुसीबत क्या, ये तो आफत बन चुकी है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, मुझे माफ कर दीजिए। तो क्या किसी के पास इस मुसीबत का हल है? क्योंकि हम लोगों के खानदान में लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं, पर हमारे गांव में आज भी उतने ही खेत हैं जितने कि आज से 20 साल पहले थे। जी, मैं कह रहा था कि क्यों ना हम सरकार से कुछ गुजारिश करें, शायद हमारी कुछ मदद हो जाए। हम सरकार के आगे कभी भी हाथ नहीं फैलाएंगे जब तक कि हमारे हाथ पैर तंदुरुस्त हैं। कुछ ऐसी तरकीब निकालनी होगी
जिससे कि हम आपस में ही तरकीब ढूंढ सकें। हल्कू की बीवी बहुत देर से सबकी बातें सुन रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर पंचायत में आज तक औरतें कभी भी अपनी बात नहीं रखती थीं। इसीलिए वो बोलने से पहले घबरा रही थी। जी मालिक, मेरी बेगम कुछ कहना चाहती है। अगर ये पंचायत उसको बोलने का मौका दे तो। आज से एक बात सभी लोग कान खोल कर सुन लो। हमारा गांव भले ही तरक्की के मामले में पीछे है, पर हमारी सोच कभी भी छोटी नहीं होनी चाहिए। आज से कभी भी इस गांव में मर्द और औरत के बीच में कोई भी इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। जी धन्यवाद। तो क्या मैं बोल सकती हूँ? आज से तुम बोल भी सकती हो। मैंने सुना है कि तुमने तालीम भी ली है, इसलिए चाहो तो गांव के बच्चों को तालीम भी दे सकती हो। जी, मैं कह रही थी कि जब हम लोग इस गांव में आए तो यहाँ पर एक भी खेत नहीं था और हम सभी ने अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ज़मीन खोदकर खेत बनाए। तो जब आज फिर से ज़रूरत है तो हम फिर से खोदकर नए खेत क्यों नहीं बना लेते? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हम तब भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते थे और आज भी नहीं हटेंगे। पर बात यह है कि अब खोदेंगे कहाँ? खाली जमीन तो कहीं नहीं बची है और जंगलों को काट कर हम जंगली जानवरों के घरों को उजाड़ना नहीं चाहते। अगर हम पहाड़ के पिछले वाली जमीन पर काम करें तो? वो जमीन बहुत कठोर है, साथ में भी वहाँ बड़े बड़े पत्थर भी हैं। उनको हटाना नामुमकिन है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और कुछ देर पहले आपने ही कहा जब तक हमारे हाथ पैर सलामत है हम मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। सब लोग चुन्नी की बात और ख्याल से सहमत हो जाते हैं और पहाड़ के पिछले वाले जमीन को खोदकर वहाँ खेत बनाने का फैसला करते हैं। अगले दिन सभी लोग कुदार, फावड़ा, हथौड़ा और बाकी का सामान लेकर वहाँ पहुँचते हैं। हम आ तो गए हैं, पर ये काम इतना मुमकिन नहीं होने वाला है। उतना मुश्किल भी नहीं है जितना लग रहा है और हम अकेले भी तो नहीं हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेगम इतने मजबूत हौसले वाली है। मुझे भी नहीं पता था कि आप इतने कमजोर हैं। थोड़ी देर काम करके ही थक गए। अब नहीं होता चुन्नी, जवानी जा चुकी है। सच कहूँ तो अब मुझ में खेती करने की भी ताकत नहीं बची है। घुटनों में बहुत दर्द होता है, पर मैं किसी को बताता नहीं हूँ। वैसे भी बताकर क्या हो जाएगा। इतना कहकर हल्कू कुदार लेता है और फिर से खोदने लगता है, पर चुन्नी उसके पास जाकर उसके हाथों से कुदार ले लेती है। सच कहती हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, नहीं तो कभी भी तुम्हें यहाँ काम करने के लिए नहीं बोलती। आज से तुम आराम करो। जब तक मुझ में ताकत है, हम दोनों के लिए मैं अकेले ही मेहनत कर सकती हूँ। वैसे तो इन सब पर मैं यकीन नहीं करता, पर कभी कभी लगता है कि मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे कि मुझे तुम जैसी मुहज्जत और अकीदतमंद बेगम मिली। अच्छा, आज तक तो तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें नहीं निकली। कई बार सोचा कि कहूँ, पर मौका ही नहीं मिला। सोचा कि आज नहीं कह पाया तो कब कहूँगा। अच्छा, ठीक है, अब मुझे काम करने दीजिए। चुन्नी और बाकी के लोग दिन रात खुदाई करते हैं और एक दिन खुदाई करते करते चुन्नी को जमीन के अंदर कई सारे भगवान की मूर्तियां मिलती हैं। सभी लोग यहाँ आइए, जल्दी आइए। मूर्तियां देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। ये केवल भगवान की मूर्तियां ही नहीं है, बल्कि हम सभी को भगवान की दुआ मिली है। अब हम सब लोग मंदिर बनाकर इन सभी मूर्तियों को वहाँ स्थापित करेंगे। गांव वाले अपने हाथों से ही गांव में 4 मंदिर बनाते हैं और चारों मूर्तियों को अलग अलग मंदिरों में स्थापित कर देते हैं। जब आसपास ये खबर फैलती है तो दूर दूर से लोग इन मूर्तियों के दर्शन के लिए आते हैं। अरे वाह, इतनी भव्य मूर्ति तो मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने खुद ही दर्शन दे दिए हों। जी हाँ,
हमने भी जब पहली बार इनको देखा था तो हम लोग भी देखते ही रह गए थे। ये मैं कुछ पैकेट अगरबत्तियां लेकर आया हूँ, इन्हें यहीं मंदिर में रख देता हूँ, आप लोग इन्हें जला दिया करिएगा। मुखिया देखता है कि जो सभी लोग बाहर से दर्शन के लिए आते हैं वो अगरबत्ती बाहर से ही खरीद कर लाते हैं, जिससे उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो फिर से गांव वालों को इकट्ठा करता है। देखिए, आज मैं आप सभी का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में लोग दर्शन के लिए आते हैं और अगरबत्तियां बाहर से खरीदते हैं। अगर वही अगरबत्तियां हम लोग खुद बनाएं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा विचार है, पर अगरबत्तियां बनाएंगे कैसे? हम अगरबत्ती के पेड़ उगाएंगे। अगरबत्ती के दरख्त पर कैसे? देखिए, अगरबत्ती में बांस की लकड़ी का इस्तेमाल होता है और खुशबू के लिए गुलाब के फूल। हम इन दोनों की खेती करेंगे। बाकी गाय तो हम सबके घरों में है ही, उसका गोबर अगरबत्ती के लिए सबसे अच्छा होता है। तुम्हारे विचार सच में अच्छे हैं। हल्कू, तुम्हारी बीबी बहुत होशियार है। क्या सोचकर निकाह किया था तुमने? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मुझ जैसे को ऐसी बेगम कैसे मिल गई। इसने तो तुम्हारे साथ साथ गांव का भी भला कर दिया है। वो सभी लोग अपने अपने खेतों में बांस के पेड़ और गुलाब के पौधे लगाते हैं। कुछ ही वक्त में ये पौधे तैयार हो जाते हैं। बांस अब तैयार हो चुके हैं। हमें इन कोमल बांसों से ही अगरबत्ती बनाएंगे। सभी लोग अपने अपने उगाए हुए बांसों को काटते हैं और उनको बारीक बारीक काट कर अगरबत्ती के नाप के टुकड़े बनाते हैं। इसके बाद गाय के गोबर को गुलाब के पानी से गूंथकर उसका लेप बांस के टुकड़ों पर चढ़ाते हैं और अगरबत्तियां बनाकर तैयार कर देते हैं। हम लोगों ने तो एक लघु सनद बना लिया है। अब जल्दी से ये बात लोगों में मशहूर हो जाना चाहिए, ताकि जो भी यहाँ के मंदिरों में आए वो अगरबत्तियां इसी गांव से खरीदे। अब जो भी श्रद्धालु बाहर से यहाँ दर्शन के लिए आता, गांव वाले उनको गांव की बनी हुई अगरबत्ती खरीदने के लिए कहते और धीरे धीरे सभी को ये पता चल जाता है कि अगरतला गांव के लोगों ने अगरबत्ती बनाना शुरू कर दिया है, जिससे गांव से दूर एक अगरबत्ती बनाने वाले आदमी का बहुत नुकसान होता है। आज तक तो शिवम ब्रांड की ही अगरबत्तियां ही हर मंदिर में जलाई जाती थीं। जब से अगरतला वालों ने अगरबत्तियां बनाना शुरू किया है, तब से शिवम ब्रांड की अगरबत्तियां बिकना ही बंद हो गई हैं। कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। शिवम को जब कुछ उपाय नहीं सूझता तो वो गांव में आकर यहाँ के मुखिया जी से इस बारे में बात करता है। मुखिया जी, आप तो कई सालों से मेरी बनाई हुई अगरबत्तियां मंदिरों में जलाते आए हैं, इसलिए मुझे अपने बारे में बताने की जरूरत तो नहीं है। पर हाँ, मेरी हालत जो आजकल हो गई है ना, इस बारे में आपका जानना जरूरी है। और इस सब के पीछे तुम्हारे गांव का हाथ है। हमसे अगर कोई भूल हुई है तो हमें माफ कर दीजिए, पर जहाँ तक मेरी समझ से इस गांव के लोगों ने आज तक ऐसा काम नहीं किया है जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो जाए। फिर भी आप कह रहे हैं तो जरूर इसके पीछे कोई राज होगा। राज यह है कि आपके गांव वालों ने जब से अगरबत्तियां बनाना शुरू किया है, तब से कोई भी मेरी बनाई हुई अगरबत्तियां नहीं खरीद रहा है। पर हमने ये सब आपके काम को बंद करने के लिए नहीं किया है, बल्कि अपने गांव के रोजगार के लिए किया है। पर इससे आखिर काम तो बंद मेरा ही हुआ ना। और वैसे भी आप लोगों के पास तो जीवन भर के लिए खेत है ना, आप लोग खेती क्यों नहीं करते हैं? हम लोग तो हैं ही किसान, पर जब से गांव में मंदिर बने हैं, हमने अगरबत्ती बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। पर हमारी जरूरतें भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। पर आपके गांव वालों को ये काम बंद करना होगा। देखिए, हम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए काम तो हम बंद नहीं करेंगे। और वैसे भी आपके पास तो दूध का अच्छा खासा कारोबार है। आसपास के सभी गांव का दूध तो आपके ही डेयरी पर जाता है। को भला पैसों की क्या कमी? ये आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
शिवम गांव के मुखिया को धमकी देकर वहां से चला जाता है, पर गुस्से में उसने जो किया उससे कुछ भी नहीं हुआ। मुखिया और बाकी के गांव वालों ने अगरबत्ती बनाना नहीं छोड़ा। लगता है ये लोग कैसे नहीं मानेंगे। अब कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्यों ना इनकी बांस की खेती को ही खत्म कर दिया जाए, तब ना रहेगा बांस और ना बनेगी अगरबत्ती। अब शिवम रात को चुपके से एक मशाल लेकर गांव वालों के खेतों में जाता है और एक एक करके सभी बांस के दरख्तों में आग लगा देता है और देखते ही देखते सभी दरख्त आग में जलकर राख हो जाते हैं। अब मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग अगरबत्ती बनाते हो या इन जले हुए कोयलों से खिचड़ी। सुबह उठने पर गांव वाले देखते हैं कि उनके बांस के सभी पौधे जलकर राख हो चुके हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत मायूस हो जाते हैं। मुखिया को अंदेशा हो जाता है कि कहीं न कहीं ये शिवम का ही किया धरा है, मगर कोई सबूत न होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। अब तो हम सभी का बहुत नुकसान हो गया है और नए पौधे उगने में बहुत वक्त लग जाएगा। ये सारा नुकसान जानबूझकर किया गया है। पर अब हल क्या है? मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अब हमारे प्रभु ही हमें रास्ता दिखाएंगे। मुखिया और बाकी के गांव वाले मंदिर में जाते हैं और अपनी बनाई हुई अगरबत्ती जलाकर पूजा करते हैं। अगरबत्ती के पूरा जल जाने के बाद उसका जो निचला हिस्सा बन जाता है, सफाई करने के बाद मुखिया उनको कूड़े के साथ उठाकर मंदिर के पिछले हिस्से में डाल देता है और अगले दिन वहाँ पर एक अगरबत्ती का पेड़ उगा हुआ रहता है और उस पर बहुत सारी अगरबत्तियां लगी होती हैं। अरे ये तो चमत्कार हो गया। चुन्नी सबको मंदिर के पास बुलाती है। देखिए, मैं सुबह पूजा करने के लिए यहाँ आई तो देखा कि अगरबत्ती के दरख्त से अगरबत्तियां नीचे गिर रही हैं। मुखिया दरख्त के नीचे से अगरबत्तियां उठाता है और उनको सूंघता है। ये तो वैसी ही खुशबूदार अगरबत्तियां हैं जैसा कि हम लोग बनाते थे। सभी गांव वाले इसको भगवान का आशीर्वाद समझकर इन अगरबत्तियों को मंदिर में जलाते हैं। दूसरी तरफ पंचायत बिठाई जाती है। यहाँ पर सभी लोग शिवम को गांव से दूध न देने की बात करते हैं। जिस तरह से शिवम ने उस दिन आपको धमकी दी थी, उससे तो यही लगता है कि हमारे खेतों में आग उसी ने लगाई है। क्यों ना हम लोग आज के बाद अपने गांव से दूध देना ही बंद कर दें, तब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ठीक कहा तुमने। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। जब ये बात शिवम को पता चलती है तो वो गांव में आकर सभी से माफी मांगता है और अब से सभी को उनके दूध की सही कीमत देने की भी बात करता है। सभी लोग उसको माफ कर देते हैं। आज से मैं आप लोगों के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचूंगा। सभी लोगों के साथ शिवम भी दरख्त से अगरबत्तियां लेकर मंदिर में पूजा करता है।